Hello dear children, welcome to Zeta Institute of Science. This is Jitin sir teaching you guys physics. So my dear children, we are dealing with a chapter called as work, power and energy. ये वर्क पावर एनर्जी के अंदर हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है एंड उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक यूनिफॉर्म रॉड की वजह से सेंटर ऑफ मास कितना होता है. सो काइंडली मेक श्योर कि आप लोग सेंटर ऑफ मास का वीडियो एंड सेंटर ऑफ मास ड्यू टू अ यूनिफॉर्म रॉड का वीडियो आप लोग प्लीज़ देख लीजिए. उसके बाद ही ये वीडियो देखिएगा सो दैट आप लोगों को बेटर कंटिन्यूटी मिले. ओके, नाउ इन दिस वीडियो हम लोग सेंटर ऑफ मास, अभी जैसे प्रीवियसली हम लोग ने सेंटर ऑफ मास रॉड का निकाला, वैसे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ट्राइंगल का, एक ट्राइंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जा सकता है. लेट्स फाइंड इट आउट. सो ट्राइंगुलर प्लेट, सबसे पहले आई विल डू वन थिंग, आई विल ट्राई टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास पता करना है. सबसे पहले मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास पता करने की कोशिश कर रहा हूँ. ट्राइंगल भी जब मैं बोलता हूँ आई विल से आइसोसेलेस ट्राइंगुलर प्लेट. आइसोसेलेस ट्राइंगुलर प्लेट. सो दिस इज माई आइसोसेलेस ट्राइंगल. यहाँ पर मुझे सेंटर ऑफ मास का लोकेशन पता करना है. जैसे आप जानते हो एवरी टाइम इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मेक श्योर कि आप एक ओरिजिन डिजाइन करें. यहाँ पर भी मैं एक ओरिजिन डिजाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ. यहाँ पर लेट मी से दिस इज द y एक्सिस एंड दिस विल बी माई x एक्सिस. ये मेरा ओरिजिन होगा. सो ये ओरिजिन है. ओरिजिन से मुझे पता करना है कि सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना होगा. अब सिंपल सा फंडा यार, सेंटर ऑफ मास का मतलब ऐसा एक पॉइंट जहां पर जिसके आजू बाजू में हर तरफ मास सेम होगा. मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जितना मास होगा राइट हैंड साइड में भी उतना ही होगा. ऊपर जितना मास होगा नीचे भी उतना ही होगा. अब सिंपल सा स्टोरी है यार, इफ दिस इज द ओरिजिन. अब सिंपल सा फंडा है यार, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास इस पर्टिकुलर वाई एक्सिस में कहीं ना कहीं पे तो जरूर होगी, बिकॉज from this y-axis basically is dividing this triangle into two equal halves. That means इसके लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी मास होगा राइट हैंड साइड में भी उतना ही मास होगा. यहाँ पर मैं this isosceles triangle is uniform ऐसा एक कंसिडरेशन रख रहा हूँ. यूनिफॉर्म मतलब इसका डेंसिटी काफी यूनिफॉर्म हो जाएगा. So in this case I am very much clear that मेरा center of mass is lying on the y axis. That means उसका x कोऑर्डिनेट होगा 0, बचेगा सिर्फ y कोऑर्डिनेट. तो हमें यहाँ पर निकालना है कि उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा. xcm इसका कितना होगा भाई 0. अब निकालते हैं ycm कितना होगा. ycm का एक्सप्रेशन तो आप जानते ही हो, इट इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ y dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm. तो यहाँ पर हमें dm चाहिए, एक एलिमेंट चाहिए जिसको हमें इंटीग्रेट करना होगा. यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं, एलिमेंट के दौर पे एक छोटा सा स्ट्रिप कंसिडर करता हूँ. दिस इज अ वेरी स्मॉल स्ट्रिप, इट्स अ रॉड बेसिकली. एक बहुत ही छोटा सा एक स्ट्रिप मैंने कंसिडर किया. ये स्ट्रिप को मैं इंटीग्रेट करूंगा ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर, जैसे मुझे कंफर्टेबल लगे वैसे मैं उसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ. ओके, इफ दिस इज y इज इक्वल टू 0 तो नीचे से ऊपर तक का जो हाइट होगा लेट मी कॉल इट एज y, ये y होगा. ओके, सो अभी लेट मी अज्यूम कि इसका जो बेस है, बेस का लेंथ है, लेट मी कॉल द बेस इज लेंथ एज a or maybe I'll call the base's length as b, small b for base. एंड जो भी इसका परपेंडिकुलर हाइट रहेगा उस परपेंडिकुलर हाइट को मैं h बुला लेता हूँ. सो y को मुझे इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर h तक मुझे इंटीग्रेट करना है. ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में फिट कर देना. ओके, अब मैं बेस, यहाँ पर बेस भी कंसिडर कर रहा हूँ. ध्यान से सुनना. अब मुझे पता नहीं कि भाई ये एलिमेंट का लेंथ कितना है, लेकिन इतना तो जान सकता हूँ कि भाई ये एलिमेंट का जो थिकनेस होगा, इसको अभी ये इधर से इधर तक y रहेगा तो ये थिकनेस को मैं dy करके नाम दे देता हूँ. जस्ट रैंडमली एक नाम दे रहा हूँ dy. अब ये एलिमेंट का लेंथ क्या है मुझे पता नहीं, मैं काम करता हूँ इसको मैं l करके नाम दे देता हूँ. जस्ट रैंडमली l करके बोल दिया मैंने. ओके, अब नाउ वी आर वेरी वेल क्लियर कि भाई ये जो लेंथ है, ये लेंथ का करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू कितना है b. ओके, और ये जो dy है, dy का करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम कितना वैल्यू है, दैट इज h. ओके, या फिर ये जो y है इसका करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू कितना है भाई, h है. ओके, अब मेरे कंफर्ट जोन के लिए मैं काम करता हूँ, ये जो y है ना, y 0 से नीचे से मेजर करने की जगह पे जस्ट फॉर माय कंफर्ट जोन मैं काम करता हूँ इसको ऊपर से मेजर करता हूँ. यू नो व्हाई, आई विल टेल यू द रीजन.
ये y को ऊपर से मेजर करने का रीजन क्या है, क्योंकि ये जब एलिमेंट सबसे ऊपर रहेगा तब क्या होता है, इसका y का वैल्यू भी 0 रहेगा एंड इसका l का वैल्यू भी 0 रहेगा। सो l भी 0 रहेगा एंड y भी 0 रहेगा। सो l और y दोनों 0 से स्टार्ट होगी ऊपर से, एंड जैसे नीचे आएगा l भी उसके मैक्सिमम वैल्यू पे आएगा एंड जैसे नीचे आएगा y भी उसके मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाएगा, जो कि h है। ओके अब सीधी सी बात है, l इज अ करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एलिमेंट, ओके लेंथ ऑफ एलिमेंट, एंड इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है b। सो मैं बोलूंगा l का मैक्सिमम वैल्यू कितना है भाई, b है। सिमिलरली ये y एक इसका करस्पॉन्डिंग पोजीशन है, y का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, h। सिमिलरली मैं बोलूंगा y का मैक्सिमम वैल्यू कितना है भाई, h। तो ठीक है, काम करता हूँ, ये दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, l/y विल बी इक्वल टू b/h। सो कहीं पर भी मुझे l का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना होगा, सो आई विल बी सब्सटीट्यूटिंग b/h मल्टीप्लाइड बाय y। ये मेरे हाथ में रेडी रख देता हूँ। अब ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट का तो मास है ना dm। सी जैसे मैंने हमेशा आपके साथ डिस्कस किया है, एवरी टाइम व्हाट यू नीड टू डू इज नथिंग बट सब्सटीट्यूट dm को इस तरह सब्सटीट्यूट करो कि वो dm जो है वो dy बन जाए एंड बाद में इंटीग्रेशन हो। dm को dy करने के लिए मैंने आपको इसके पहले सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड जब डिराइव कर रहा था तब मैंने आपको बताया था कि एवरी टाइम व्हेन यू विश टू कन्वर्ट dm टू एनी particular terminology, that is dx या फिर dy, always use one single formula, one single method, that is density वाला मेथड। यहाँ पर भी आपको डेंसिटी ही इस्तेमाल करना है। Over here we have a triangle के अंदर एरिया इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे एरियल डेंसिटी। सो एरियल डेंसिटी यूज करेंगे, चलो we know that एरियल डेंसिटी इज टोटल मास अपॉन टोटल एरिया। टोटल एरिया इस ट्राइंगल का होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू एलिमेंटल मास अपॉन एलिमेंटल एरिया, मतलब इस एलिमेंट का मास अपॉन एलिमेंट का एरिया। सो dm जो हो जाएगा, इसको इस तरफ लेके आता हूँ, हाफ ऊपर चला जाएगा 2m अपॉन bh मल्टीप्लाइड बाय एलिमेंटल एरिया को यहाँ पर ऊपर लेके आ रहा हूँ। सो ये एलिमेंट का एरिया कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे, बहुत ही सिंपल सा मेथड है यार। ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट एक छोटा सा स्ट्रिप है। स्ट्रिप मतलब समझ लीजिए एक रेक्टेंगल की तरह दिखेगा, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय इसका थिकनेस। तो इसका लेंथ मल्टीप्लाइड बाय इसका थिकनेस हो जाएगा इसका एरिया। अब ये L का सब्स्टिट्यूशन मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा, b/h इंटू वाई सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो यहाँ पर मिल जाएगा 2m/bh मल्टीप्लाइड बाय b/h मल्टीप्लाइड बाय y dy। ये b और b दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरों के साथ कैंसिल हो जाएंगे। अब मैं एक काम करूंगा, ये जो dm है इस dm को यहां पर सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करता हूं। Therefore my ycm becomes इंटीग्रेशन ऑफ, इंस्टेड ऑफ y तो वैसे के वैसे रहेगा, dm की जगह पे ये पूरा सब्स्टिट्यूट करना है मुझे। y मल्टीप्लाइड बाय दिस विल गिव मी 2m/h स्क्वायर, h इंटू h स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय y dy अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ अगेन 2m/h स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय y dy। ये y का इंटीग्रेशन होने वाला है। y का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, एलिमेंट ऊपर से लेकर नीचे तक लेके आऊंगा। ऊपर है y इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 0 से लेकर y इज इक्वल टू h तक लेके आना है मुझे। सो 0 to h तक मुझे इंटीग्रेट करना है, 0 to h। अब ये इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, y का हो रहा है, y dy देखकर समझ जाना कि y का हो रहा है। तो यहाँ पर y स्क्वायर अंदर बैठ जाएगा, 0 to h y स्क्वायर dy अंदर बैठेगा अपॉन यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to h y dy अंदर बैठेगा। अब जैसे कि आप जानते हो यहाँ पर y को छोड़ के बाकी सारे टर्म्स को कांस्टेंट बोल के बाहर निकाल दूंगा। अब बाहर निकालते अगर ऊपर नीचे मैंने कैंसिल किया तो चल जाएगा। सी वेरिएबल को कैंसिल नहीं करना डायरेक्टली विदाउट इंटीग्रेशन, बट कॉन्स्टेंट्स को मैं बाहर निकाल के कैंसिल कर सकता हूँ, नॉट प्रॉब्लम। ओके, बाहर निकाल के कैंसिल कर दिया। अब चलो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। y स्क्वायर बिकम्स y³ अपॉन 3 लिमिट्स 0 to h अपॉन y का इंटीग्रेशन बिकम्स y स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट्स 0 to h। देन ये हो जाएगा h³ अपॉन 3 अपॉन नीचे आएगा h स्क्वायर अपॉन 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। फाइनली मेरा जो एक्सप्रेशन होगा ycm विल बी इक्वल टू, ये 2 ऊपर की तरफ चला जाएगा 2h अपॉन 3। तो y मैंने कहाँ से कहाँ तक मेजर किया, ऊपर से नीचे तक मेजर किया। तो ऊपर से नीचे तक का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज हाउ मच, 2h अपॉन 3। ओके, तो यहाँ पर जो भी मैंने एक्सप्रेशन निकाला है दैट इज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो मेरा सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, लेट मी अज्यूम मेरा सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। ये पर्टिकुलर पॉइंट का पोजिशन अगर मैं ऊपर से मेजर करूँ तो मेरा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हो जाएगा 2h अपॉन 3 पर। दैट मीन्स टोटल h में से 2h अपॉन 3 निकाल देंगे, तो नीचे से अगर मैं मेजर करूँ तो मेरे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हो जाएगा h अपॉन 3 पर।
सो वेयर विल बी माई सेंटर ऑफ मास, मेरा सेंटर ऑफ मास होगा ऊपर वर्टेक्स से अगर मेजर करेंगे तो 2h/3 नीचे की तरफ, या फिर बेस में से मेजर करेंगे तो h/3 ऊपर की तरफ। दिस इज द पोजीशन ऑफ माय सेंटर ऑफ मास। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आई बिलीव इतना क्लियर है आप लोगों को। सो माय डियर चिल्ड्रन, प्लीज मेक अ नोट ऑन दिस। सो माय डियर चिल्ड्रन, आई बिलीव आप लोगों ने लिख लिया है। सो एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल के लिए आप तो जानते हो कि बेस में से h/3 के हाइट पर, ओके, परपेंडिकुलर हाइट पर उसका सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करता है। अब सिमिलरली अगर सेंटर ऑफ मास ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल आपको निकालना है, ओके, राइट एंगल्ड ट्राइंगुलर प्लेट, जैसे कि समझ लेते हैं ये x कोऑर्डिनेट है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। सो लेट मी से ये उसका बेस है और ये उसका हाइट है, ओके। अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि भाई इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। सी सिंपल सा फंडा। अब भी अभी आप लोग ने देखा कि जब भी एक ट्राइंगल होता है तो उसके बेस में से हाइट की तरफ जाते वक्त h/3 के हाइट पर क्लाइंब करेंगे तो सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। दैट मीन्स इसके बेस में से h/3 के हाइट पर क्लाइंब अगर करेंगे तो आपको इस पर्टिकुलर लाइन में कहीं ना कहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा, ओके। दैट इज योर फर्स्ट क्लू। सेकंड क्लू, यही ट्राइंगल को ऐसे उल्टा करके देखो। उल्टा करके देखिए, मतलब इसको बेस अज्यूम करने की जगह पे इसको बेस अज्यूम करो। जो बेस है उसको हाइट अज्यूम करो, जो हाइट है उसको बेस अज्यूम करो। दैट मीन्स दिस विल बी योर बेस एंड दिस विल बी योर हाइट। इफ दिस इज योर बेस, वापस सेम स्टोरी। आपको क्या करना है, सेंटर ऑफ मास किसका फाइंड करना है, ट्राइंगल का फाइंड करना है। ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता है, बेस में से h/3 के, मतलब बेस में से h/3 के हाइट पर क्लाइंब करना है आपको। दैट मीन्स यहाँ पर ये बेस रहेगा, इसमें से h/3 के हाइट पर अगर क्लाइंब करेंगे तो यहाँ पर h/3 का डिफरेंस छोड़कर एक डॉटेड लाइन बनाओ। यहाँ पर इन दोनों का इंटरसेक्शन जहाँ पर भी होता है दैट इज योर सेंटर ऑफ मास, एंड योर सेंटर ऑफ मास लोकेशन विल बी इक्वल टू h/3, b/3। मतलब यहाँ से ऊपर जा रही है, ये इसका b है ना, तो b/3 उसका x कोऑर्डिनेट होगा b/3 एंड y कोऑर्डिनेट होगा h/3। दैट्स योर आंसर, बात खत्म। सेंटर ऑफ मास आपका राइट एंगल ट्राइंगल का इस तरह इजीली आ सकता है। सो एक बार आइसोसेलेस ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास मिल गया तो राइट एंगल ट्राइंगल वही सेम लॉजिक आपको वापस यूज करना है। सो इन शॉर्ट भूलना मत, h/3 बेस जो भी कंसीडर कर रहे हो उधर से h/3, दैट्स इट, बात खत्म, ओके। सो माय डियर चिल्ड्रन, आई बिलीव ये समझ में आया आपको। ये प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। आई बिलीव आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। सो बच्चे लोग, आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी हो जाएगा। हम लोग ने इस पर्टिकुलर लेक्चर में सीखा सेंटर ऑफ मास ऑफ अ ट्राइंगल। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने सीखा था सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रॉड, अभी सीखा ट्राइंगल। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नए शेप के सेंटर ऑफ मास के साथ आऊँगा। सो तब तक ख्याल रखना आप लोगों का। दिस इज जितिन सर, टीचिंग फॉर ज़ेटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।